हेलो एवरीवन, सत्यनारायण इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज मैं आपको संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको घटन चक्र से करा रहा हूँ। यह वीडियो आपकी जो आगामी प्रीलिम्स परीक्षा एमपीपीएससी 2024 की जो परीक्षा होनी है प्रीलिम्स की, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके सामने कोई प्रश्न है। प्रस्तावना के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है, उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उसको आमुख भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसके 28 क्वेश्चन तक करा दिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन से हम करेंगे। तो देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, तो नीचे आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं, 4 शब्द दिए हुए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो देखिए, ए नंबर का आपका ऑप्शन है समाजवादी, बी नंबर का ऑप्शन है पंथनिरपेक्ष, सी नंबर का ऑप्शन है प्रभुता संपन्न, डी नंबर का ऑप्शन है लोक कल्याण। तो करिए आंसर। देखो, इसका सही आंसर जो है वो है डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण नाम से कोई भी वर्ड संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? डी, लोक कल्याण। बाकी सारे वर्ड आप जब प्रियम्बल को पढ़ोगे, जब आप प्रस्तावना को पढ़ोगे या उद्देशिका को पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वाला वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में नहीं दी हुई है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, या डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्वतंत्रता है जो आपको नहीं दी हुई है प्रस्तावना में। तो करिए आंसर। तो देखो, इसका सही आंसर है डी नंबर का, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में नहीं की हुई है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। समझ रहे? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी ये सब चीज़ें उसमें है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि जो आपको नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो ए नंबर का आपका ऑप्शन है सामाजिक न्याय, बी नंबर का ऑप्शन है आर्थिक न्याय, सी नंबर का ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, डी नंबर का ऑप्शन है धार्मिक न्याय। तो करिए आंसर। तो देखो, इसका सही आंसर है डी, ठीक है। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है, ऊपर देखो लिखा ना, देखो ऊपर देखो लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, ठीक है ना, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की है। तो सही आंसर क्या है? डी, धार्मिक न्याय। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, तो नीचे आपको 4 कथन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए कथन, ए नंबर का कथन है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, बी नंबर का आपका ऑप्शन है, उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी नंबर का ऑप्शन है, उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी नंबर का ऑप्शन है, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो करिए आंसर। ये क्वेश्चन आया है एमपीपीसीएस प्री 2005 में, ठीक है ना। 2005 में एमपीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, इसका सही आंसर है ए नंबर का, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़े गए थे, वो जोड़े गए थे 1976 में संशोधन करके। ठीक है ना, तो 1950 में जो मूल संविधान लागू हुआ था उसमें ये शब्द नहीं जुड़े थे। ठीक है, तो ए नंबर का आपका ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है। थोड़ा सा हम डिस्कशन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष शब्द
वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा, ठीक है ना, 3/1/1970 से जोड़े गए थे। समझ रहे आप। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है आपका सी उद्देशिका, मतलब कि आपकी प्रस्तावना, उसको बोलते हैं संविधान की आत्मा। आइए बात समझ में। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ठीक है। सुभाष कश्यप ने इसे कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये बोला है सुभाष कश्यप ने। समझ रहे आप। और भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है, ठीक है। नोट देखो, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आता तो इसका उत्तर विकल्प होता डी, ठीक है। देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा था क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। उसमें आपके जो ऑप्शन थे वो पहला ऑप्शन था उद्देशिका, फिर था मूल अधिकार, फिर था नीति निर्देशक तत्व, और फिर लास्ट का था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। तो यदि डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो उन्होंने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई है ना, ये सब जो रिट होती है, मैंडमस हो गई, ये सब रिट जो हैं वो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसको डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है संविधान की आत्मा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिखा था। इसमें पूछा गया था कि संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं। तो संविधान की आत्मा कई सारे जो संविधान विशेषज्ञ थे, या जो कई सारे पॉलिटिकल वो थे, कमेंटेटर हैं, उन्होंने बोला है। जैसे के.एम. मुंशी हो गए, सुभाष कश्यप हो गए, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि क्या है, प्रस्तावना जो है वो संविधान की क्या है, आत्मा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ से वो क्लियर कर रहे हैं नोट लगा के। समझ रहे बात को आप। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है। तो आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी B.R. अम्बेडकर ने, डी के.एम. मुंशी ने, या ई महात्मा गांधी ने। तो करिए आंसर इसका। छत्तीसगढ़ PSC का ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका सही आंसर है डी के.एम. मुंशी, ठीक है ना। के.एम. मुंशी ने बोला है कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है क्या, प्रस्तावना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ लिखी हुई है कि के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये आया है MPPSC 2015 में, ठीक है ना। तो देखो आपका क्वेश्चन है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। आपके ऑप्शन है ए B.R. अम्बेडकर ने, बी महात्मा गांधी ने, सी दीनदयाल उपाध्याय ने, या डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो करिए आंसर कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो देखो इसका सही आंसर है ए B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते इस बारे में हम। डिस्कशन में क्या लिखा हुआ है, तो देखो B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो उन्होंने बस वही चीज़ लिख दी कि B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। साथ ही साथ उन्होंने प्रारूप समिति के बारे में बता दिया कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को,
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ए, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? मतलब किस केस में या किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले बोला था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए, बेरूबारी मामले में, बी, सज्जन सिंह मामले में, सी, गोलकनाथ मामले में, या डी, केशवानंद भारती मामले में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर, तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है ए, बेरूबारी मामले में। ठीक है ना, बेरूबारी जो मामला था उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है? हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। थोड़ा सा हम डिस्कशन पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या लिखा हुआ है इसमें। तो देखो, बेरूबारी यूनियन के बाद में 1960 में, ठीक है ना, बेरूबारी यूनियन के बाद मतलब केस की बात हो रही, केस, ठीक ना। बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया था। ठीक है ना, तो वर्तमान में देखा जाए तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। और किस केस के तहत संविधान का अंग माना है? यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के तहत या किस वाद के तहत संविधान का अंग माना है, तो वो वाद है केशवानंद भारती मामला। ठीक है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला से ही मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया था निकल के। ठीक है ना, तो केशवानंद भारती मामला जो है 1973 का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मामले के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है और इसी मामले के तहत उन्होंने मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी है केशवानंद भारती मामले के तहत। समझ रहे आप बात को? और साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि सर्वप्रथम किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, तो वो केस था बेरूबारी। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ठीक है ना, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को क्या किया गया? संविधान का अंग माना गया। ठीक है ना, संविधान का भाग मान लिया गया था। तो वैसी क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? लेकिन जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपको केशवानंद भारती मामला नहीं लिखा है, उसमें एक दूसरा मामला लिखा है। तो वो भी मैं आपको भी बताता हूँ उस मामले की कहानी भी। ठीक है, तो अभी देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ठीक है, तो ए नंबर का आपका ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली मामले में, बी, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में, सी नंबर का आपका ऑप्शन है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, डी नंबर का आपका ऑप्शन है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में। ठीक है, तो इसमें केशवानंद भारती मामला दिया नहीं हुआ है। ठीक है ना, केशवानंद भारती मामला 1973 के तहत संविधान को प्रस्तावना का अंग माना गया था, वो नहीं दिया इसमें मामला। तो फिर एक और मामला था, ठीक है ना, वो मामला है सी नंबर का, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। इस मामले में भी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। ठीक है, अरे सेम है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है इसका। डिस्कशन पढ़ लेते हैं और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो देखो, प्रश्नगत वादों में से बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण। ठीक है ना, पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल लक्षण माना है किस मामले में? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको लगा के आना है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। ठीक है ना, साथ ही साथ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को क्या किया गया? संविधान का भाग माना गया है। ठीक है ना, तो केशवानंद भारती मामले में भी माना गया है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? ठीक ना, मौलिक संरचना, मूलभूत ढांचा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो आपका ये क्वेश्चन है कि मौलिक संरचना का भाग प्रस्तावना को किस मामले में घोषित किया है? तो आपके ऑप्शन है ए, बेरूबारी मामला, बी, ए के गोपालन विवाद,
सी प्रिवी पर्स विवाद, या डी केशवन भारती विवाद। ठीक है, तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है, प्रस्तावना को मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है केशवन भारती विवाद में। ठीक है, डी नंबर का आपका ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, डी नंबर के ऑप्शन मतलब केशवन भारती मामले में प्रस्तावना को मौलिक संरचना का भाग माना है। तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, केशवन भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद, ठीक है ना, उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। ठीक है ना, यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। ठीक है ना, तो ये बोला है केशवन भारती मामले में। ठीक है, तो केशवन भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग कहा है, साथ ही साथ मौलिक संरचना में भी उसको शामिल किया है। ठीक है, प्रसाद लिखा ना, इसका मतलब होता है महल, महल या किला या कुछ ऐसा, कुछ बिल्डिंग, अच्छी भव्य बिल्डिंग, उसको बोलते प्रसाद। ये प्रसाद वाला प्रसाद नहीं है, मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वो नहीं लिखा है, समझ रहे ना। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पढ़ता हूँ मैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श एवं उद्देश्य दिए गए हैं उनकी व्याख्या कहाँ है संविधान में, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है ए मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, और डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। ठीक है ना, तो प्रस्तावना में जो जो आदर्श लिखे हैं, न्याय लिखा है, स्वतंत्रता जो लिखी है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों का उल्लेख किस में है, संविधानिक किस भाग में है। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर है सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य। इन सभी में जो प्रस्तावना में बातें लिखी हुई हैं उनकी रूपरेखा दी गई है, समझ रहे आप। तो देखो इसका आंसर क्या है, उत्तर सी। थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं हम। तो देखो इसका डिस्कशन क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान के आगे मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। आगे गया समझ में आपको। तो प्रस्तावना में जो आदर्श दिए हुए हैं उनकी रूपरेखा जो है वो दी गई है इन सब चीज़ों में, मूल अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है ना, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको बताना है ये। तो आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या डी संसद। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है बी नंबर का, संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 2, बी नंबर का ऑप्शन है 3, सी नंबर का ऑप्शन है 1, डी नंबर का ऑप्शन है 4। कितने प्रकार के न्याय हैं ये आपको बताना है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है बी 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है ना,
अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो देखो डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना होना। तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो उसने इसमें न्याय लिख दिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था कितने न्याय थे, संख्या पूछी थी, 3 न्याय थे, 4 न्याय थे। अब उसने क्या हुआ, न्याय लिख दिया। आपको बताना है कि वो न्याय कौन से हैं जो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हैं, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक न्याय। बी नंबर का ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक न्याय। सी नंबर का ऑप्शन है सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक न्याय। और डी नंबर का ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले हुए हैं, 3 प्रकार के न्याय मिले हुए हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, डी नंबर का, ठीक है ना। डी नंबर का आपका ऑप्शन सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय। केवल अब आर्थिक न्याय को पकड़ा उनने, ठीक है ना। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया। तो आपको बताना है कि आर्थिक न्याय की बात काय में की गई है, संविधान के किस भाग में की है। तो देखो उद्देशिका में तो की गई है, उद्देशिका के साथ साथ किस में की गई है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए उद्देशिका और मूल अधिकार में, बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और डी उपयुक्त में से किसी में नहीं, ठीक है। तो करिए आंसर इसका। तो देखो इसका सही आंसर है बी नंबर का, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात कही गई है, ठीक ना। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया, ये क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन आपका है बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात कही गई है। समझ रहे बात को। आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आईएएस पीडी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो देखो भारतीय संविधान के उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात की गई है। यदि सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात हो तो वो मूल अधिकार में की गई है, ठीक है ना। मूल अधिकार में सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए गए हैं, आर्थिक न्याय नीति निर्देशक तत्व में प्रदान किया गया है। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप पढ़ोगे इसको तो आपको समझ में आएगा। आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आईएएस प्री 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है, उद्देशिका से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखो पढ़ता हूँ मैं। भारत के संविधान की उद्देशिका, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ए बी सी डी। तो आपको बताना है उसमें से सही कौन सा है, ठीक है। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। बी नंबर का ऑप्शन है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सी नंबर का ऑप्शन है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ठीक है। डी नंबर का आपका ऑप्शन है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत की के संविधान की उद्देश्य क्या है। संविधान का भाग है, संविधान का भाग नहीं है, विधिक प्रभाव रखती है, नहीं रखती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो करिए आंसर। आईएएस प्री 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसका सही आंसर है डी, ठीक है। तो देखो डी में क्या है लिखा हुआ है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो सही आंसर क्या है, डी नंबर का आंसर है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय
की बृहत संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। ठीक है, इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जाती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। समझ आप, उद्देशिका को लेकर आपके पास कोई कानून अधिकार नहीं है, मतलब आप ये न्याय योग्य नहीं है कि आप न्यायालय चले आओ। समझ रहे आप, लेकिन अन्य भागों के साथ जुड़ के इसका न्यायिक महत्व है। ठीक है ना, समझ रहे आप बात को। जैसे मूल अधिकार में कोई शब्द लिखा हुआ जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उद्देशिका में जो उद्देश्य दिए हुए हैं उनके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो उसकी क्या करेगा, व्याख्या करेगा, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेगा संविधान के किसी भाग में दिए हुए शब्द को, तो इसको बोलते हैं निर्वचन। ठीक है ना, तो संविधान के निर्वचन में उद्देशिका सहायता करती है। ठीक है, तो डी नंबर का आपका ऑप्शन सही था। फिर से देख लो डी नंबर का ऑप्शन क्या लिखा हुआ था। डी नंबर का आपका ऑप्शन लिखा हुआ था कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आगे वैसे में अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपका ऑप्शन, आपका जो क्वेश्चन है वो है संविधान में दिया गया आमुख। ठीक ना, आमुख का मतलब होता है प्रस्तावना। आमुख लिखा ना, आमुख ही को बोलते प्रस्तावना, इसी को बोलते उद्देशिका। ठीक है, तो संविधान में दिया गया आमुख। ठीक है, फिर कई सारे स्टेटमेंट दिए और फिर कूट की सहायता से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है ना, तो संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ठीक है ना, तो ये चार आपको कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है नीचे दिए गए कूट के माध्यम से कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो देखो चारों ऑप्शन को अच्छे से देखो, देखते हैं हम। संविधान का आमुख मतलब प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं है, बात सही है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ये भी बात सही है, संविधान के निर्वचन में उसकी उपयोगिता है। शासन करने के उद्देश्यों को बता रहा है। ठीक है ना, बता रहा है कि शासन किस प्रकार से करना है, काय के लिए शासन करना है, तो उसमें लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और सर्व प्रतिष्ठा की समानता। समझ रहे आप, तो ये उसमें लिखा हुआ है शासन का स्वरूप, तो ये बात भी सही हो रही। चौथे नंबर का आपका जो ऑप्शन है वो है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, मतलब संविधान के निर्वचन में, मतलब संविधान में लिखे हुए किसी भी वर्ड का यदि या किसी भी शब्द का हमें आशय समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसका मतलब निकाल सकते हैं संविधान के उद्देशिका में दिए हुए आदर्शों से। तो ये कथन भी सही है, चौथा कथन भी सही है। अब यदि आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में चारों कथन नहीं लिखे हुए सही। ठीक है ना, सही किसी ए नंबर का आपका कूट जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है 1 और 2 सही है, बी नंबर के कूट में लिखा है 2 और 3 सही है, सी नंबर में के कूट में लिखा है 1 2 3 सही है, डी नंबर के कूट में लिखा है 2 3 4 सही है। ठीक है ना, तो कहीं भी किसी भी कूट में आपको नहीं दिया हुआ है 1 2 और 3 और 4, मतलब चारों ऑप्शन सही है ऐसा नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन क्या है, त्रुटिपूर्ण है। इसमें जो चारों कथन लिखे हुए हैं वो चारों के चारों सही है। ठीक है, ये चारों के चारों सही है, देख लो अच्छे से। ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं, 1 2 3 4 किसी ना किसी कूट में होना चाहिए था। आइए ऐसे में, तो इसका सही आंसर क्या है, चारों कथन सही है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा किया हुआ है, भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका प्रीएम्बल इंग्लिश में कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली, ठीक ना, विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हों। इस दृष्टि से विकल्प सी और डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। ठीक है ना, अब देखो ऑप्शन में 1 2 3 4 तो लिखा नहीं था, तो वो ये बता रहे हैं कि जिसमें अधिकतम ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो अधिकतम ऑप्शन 2 जो आपके ऑप्शन थे कूट थे उनमें दिए हुए थे, सी में 1 2 3 दिया हुआ था, डी में 2 3 4 दिया हुआ था, तो इनमें से कोई ऐसी सिचुएशन में आप इनमें से कोई लगा सकते थे। ठीक है ना, बाद में वो क्वेश्चन जब आयोग में हम लगाते हैं, रेट लगाते हैं, तो फिर वो सही भी हो जाते। आ रही है समझ में, तो ये था आपका प्रश्न। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखो आपका क्वेश्चन है 46वें नंबर का, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो निम्न में से कौन सही है, ठीक है ना। नीचे कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत नहीं है। तो इसका मतलब निकल रहा है क्या, सामाजिक समानता की बात संविधान में दी हुई है। तो जब आप मौलिक अधिकार पढ़ते हो तो उसमें समता का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। सामाजिक समानता तो संविधान में है, मतलब संविधान में प्रत्ययभूत है। इसमें ऑप्शन में लिखा है कि प्रत्ययभूत नहीं है, तो ये बात गलत हो रही। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता या समानता का अधिकार प्रदान किया गया मौलिक अधिकारों। ठीक है। फिर बी नंबर का लिखा हुआ है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तो क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल गलत बात है। सामाजिक समानता नहीं थी, हमारे यहाँ पे समाज जातियों में बटा हुआ है, छुआछूत था, भेदभाव था। तो सामाजिक समानता देश में पहले से विद्यमान नहीं थी, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं अगले ऑप्शन। अगला आपका ऑप्शन है सी नंबर का कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है, ठीक है ना। तो ये वाली बात सही निकल रही, ठीक है ना। सामाजिक समानता जो है संविधान में प्रत्ययभूत है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता का अधिकार प्रदान किया गया है कायम है संविधान के मूल अधिकारों में। डी नंबर का आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए। तो देखो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो रहा है, सी नंबर का, कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है, ठीक है ना। संविधान में सामाजिक समानता की बात कही गई है। तो ऑप्शन सी सही है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम। तो देखो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्ययभूत की गई है, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है, ठीक है ना। सामाजिक न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में भी कही गई है। आ रही है समझ में? तो ये चीज़ थी। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।